हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी दैट इन केस यू फाइंड माई वीडियोज हेल्पफुल यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कॉमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन दैट। तो देखिए आज संडे है तो आज इतना ज़्यादा खास मोर और लेस इट इज़ अ रेपिटिशन। अगर आप FAQ सेक्शन भी आज का द हिंदू का देखेंगे, वो जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें लिखे हैं मेंशन्ड है, मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन सेक्शन जो इंडियन एक्सप्रेस का आता है उनके थ्रू डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हम जितने भी लेफ्ट ओवर आर्टिकल्स आज हैं दोनों न्यूज़पेपर्स के वो डिस्कस करेंगे। Real time weather alerts, tests and tips, Kashmir gets an app for apples. देखिए क्या लिखा है इसमें बेसिकली। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव। आप खुद बहुत ज़्यादा आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए एक ऐप है, एक मोबाइल ऐप है जो डेवलप की गई है कुछ आईटी ऑफिशियल्स द्वारा, यानी कि जो वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं लेकिन आईटी सेक्टर में कुछ टाइम के लिए काम कर चुके हैं उनके द्वारा, जिसका नाम है ऑर्चर्डली मोबाइल ऐप क्या करती है, रियल टाइम माइक्रो क्लाइमेट अलर्ट्स देती है, फार्मर्स को एडवाइस देती है प्रूनिंग स्केड्यूल्स में कब उनको छटाई करनी है, बेसिकली डिजीज कंट्रोल के लिए या फिर इवन सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज। देखिए आपको ये ना एक बस ऐसे जार्गन्स लग रहे होंगे, बड़े बड़े वर्ड्स आप बस सुनते हैं, लेकिन जब आप इनका प्रोसीजर सुनेंगे आपको समझ आ जाएगा क्यों इन तरह की एप्स की, इस तरह की टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में कितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो देखिए अभी इसका ग्रोथ अगर हम चेक करें, जस्ट 6 मंथ्स पहले इसको बनाया गया था, तो अब ऑलरेडी 5500 फार्मर्स कश्मीर के इससे कनेक्टेड हैं और ये इन्हें काफ़ी बेनिफिट कर रहा है, स्पेशली हाई डेंसिटी एप्पल प्रोडक्शन में इन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। तो देखिए कैसे इट इज़ वेरी यूजफुल, आई टेल यू। देखिए फॉर इंस्टेंस क्या होता है, जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं कब आपको स्प्रे करना है पानी, और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो यूजुअली जेनेरिक स्केड्यूल्स में। देखिए कोई भी स्केड्यूल जब जेनेरिक है तो आप स्पेसिफिक रिजल्ट्स कभी भी उससे रीप कर ही नहीं सकते। जैसे आप क्या करेंगे, जैसे जो ऑर्चर्डली है वो क्या करता है, ये ऐप कनेक्टेड है 39 वेदर सेंटर्स से जो वैली में है, और फिर ये ऑब्वियसली इन सेंटर्स के माध्यम से आप प्रोवाइड कर सकते हैं माइक्रो क्लाइमेट अलर्ट्स थ्रू पुश नोटिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल अगर श्रीनगर में अगर बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं है अनंतनाग में भी हो रही हो, ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, पुलवामा में हो रही है तो जरूरी नहीं है कश्मीर के किसी और रीजन में भी बारिश हो रही हो। तो अगर एक आप जेनेरिक अलर्ट देखेंगे, वेदर अलर्ट देखेंगे, तो वो जेनेरिक शेड्यूल बताएगा, लेकिन क्योंकि आपको अपना माइक्रो क्लाइमेट अलर्ट जब मिल जाएगा उस हिसाब से आप अपना एग्रीकल्चर कैरी ऑन कर सकते हैं। So it is better for every farmer to be able to make decisions based on their locations and not by generic alerts. एक और चीज यहाँ पे लिखी है, सॉइल टेस्टिंग में भी ये लोग हेल्प कर रहे हैं। कैसे? देखिए जब भी एक फार्मर को इस ऑप्शन को अवेल करना होता है, अपनी सॉइल को टेस्ट करवाना होता है ताकि उन्हें पता चले कि कितनी खाद उन्होंने कितनी मात्रा में उन्हें डालनी चाहिए, तो यूजुअली वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स को भेजते हैं अपनी सॉइल का सैंपल, जो काफ़ी महीने यूजुअली लग जाते हैं रिजल्ट्स में, क्योंकि ये लोग अब क्या कर रहे हैं, ऑर्चर्डली के थ्रू फ्री सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, ऐप के थ्रू ही आप कनेक्ट कर सकते हैं इन ऑफिशियल्स के साथ। तो फिर क्योंकि ये ऑलरेडी इस फील्ड में एडुकेटेड हैं तो ये आगे फार्मर्स को भी एडुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कितना पेस्टिसाइड डलना चाहिए, कितना वाटर कंटेंट आपकी सॉइल मांगती है, और जितने भी कंसर्न्स हैं। मेजर मैं आपको कहूँगी कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रो क्लाइमेट अलर्ट्स का, अपने लोकल 39 वेदर सेंटर से उसको लिंक करना। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव एंड आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ इसका ज़रूर प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। देखिए अगर मैं आपको बाकी आर्टिकल्स की बात बताऊं, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी चीज़ का लॉ आ जाना, डिफरेंट जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए कोई लॉ बना देना ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ का हल अपने आप में प्रोवाइड करते, क्योंकि जब तक आप सोसाइटी को कॉन्ड्यूसिव नहीं बनाएंगे, हर जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ड्यूसिव नहीं होगा, उससे लॉ इज़ रबिश।
सीरियसली, आई एम नॉट सेइंग इट इन एंग्विश और समथिंग, एक्चुअली लॉ बर्बाद है अगर आप उस चीज के लिए, देखिए सबसे ज्यादा क्यों डीमोनेटाइजेशन या जीएसटी के बारे में इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है, क्यों हम सुनते हैं आए दिन कि जो बिजनेस क्लास थी, जो स्मॉल बिजनेसमैन यूजुअली, वो क्यों वाइप आउट हो गए थे। सीरियसली, एंड आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज द ट्रूथ कि ऐसा हुआ था। बात ये नहीं है कि आप कह देंगे वो करप्ट है, जो वाइप आउट हुए डीमोनेटाइजेशन की वजह से, मतलब वो तो करप्ट है, या जीएसटी की वजह से जो लोग बर्बाद हो रहे हैं वो करप्ट है। ऐसा नहीं है, आपने पहले मार्केट कॉन्ड्यूसिव नहीं बनाई, आपने सोसाइटी कॉन्ड्यूसिव बनाई नहीं जीएसटी के लिए। ठीक है, आप जीएसटी का बिल लेते हैं, आप देने के लिए तैयार हैं, जिस भी चीज के लिए आप मार्केट में जाएंगे, जरूरी नहीं है हर कोई वहां तैयार है, तो आप अपना पेट पालना बंद कर दोगे, यू वुड स्टॉप कॉन्टैक्टिंग विद देम। ऐसे ही आप, जब आप एक किसी चीज को कॉन्ड्यूसिव नहीं बनाते ना, किसी एक इकोनॉमिक लॉ के लाने से पहले, तो फिर आप करप्शन को एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट दे देते हो, और वही जीएसटी की वजह से हुआ। इन द सेंस, अगर आप किसी मार्केट में डील करते हैं, वहां जरूरी नहीं है कि हर कोई आपसे जीएसटी का बिल लेगा, 36 चीजें होती हैं, नहीं लेगा तो आप मजबूर हो जाएंगे, क्या आप कह देंगे नहीं, आप बड़े सत्यवादी बन जाएंगे, आपको अपना घर नहीं पालना। सो दैट इज आई अब इसी का, अगर वैसे तो आई डाइग्रेस्ड अ लॉट फ्रॉम द टॉपिक, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा है कि जिस तरह की आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इन एक्सरसाइज ऑफ लीगल कैपेसिटी, देखिए जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ये सब कुछ मिलता है। ठीक है, जितने भी लॉज के माध्यम से आपने जो भी राइट्स उन्हें दिए हैं, तो उनका ये कहना है, देखिए आपने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 बना दिया, वो क्या मैंडेट करता है कि रिजर्वेशन देंगे आप एटलीस्ट 5% की सारी टोटल सीट्स में से जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी जो हायर एजुकेशन के हैं, और बाकी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो गवर्नमेंट एड लेती हैं। पर आपने रिजर्वेशन दे दी, ठीक है, बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया वहां पे, तो आप एक बारी बात सोचो, उस कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया, उस कॉलेज में उनके लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बना ही नहीं हुआ, उनके लिए स्पेसिफिक लिफ्ट नहीं है, या उनके लिए जो वर्क प्लेसेस है वो इंक्लूसिव ही नहीं है, जो किसी भी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कैसे हो जाएगा। जब तक आप, अगर फॉर एग्जाम्पल वर्क प्लेस की भी बात करें, तो the law shouldn't really be restricted to participation in the workforce. Participation is nothing. Participation would become fruitful only until and unless you don't make the infrastructure conducive, inclusive and accessible to them. Okay, so this was my point. देखिए, मैं आपको एक शायद बात बताना चाहती थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं अगले जो संडे से हो सकता है कि मैं शायद ना वीडियोस के साथ आऊँ, there would be no video on Sunday per se, because I think Sunday को आप लोग भी शायद नहीं देखते इतना ज़्यादा, maybe it's a rest day for you or whatever it might be, वैसे ही views बहुत कम आते हैं हर वीडियो पे, तो Sunday को और कम हो जाते हैं, and I think मुझे सच में ऐसा लगता है कि this space is not meant for me. It's good for me कि मैं अपने जो प्रीवियस वर्क पे थी उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ, एंड पिछले 2-3 महीने 2.5 महीने हो गए, तो उसमें काफ़ी मैंने टाइम यहाँ पे दिया है, एंड आई थिंक इट्स, आई डोंट नो इफ इट इज़ वर्थ इट और नॉट। तो आई थिंक मैं संडे को तो डेफिनेटली नहीं आ पाऊंगी वीडियोस के साथ, बट आई लेट यू नो, मैं नेक्स्ट सैटरडे को आपको बता दूंगी कि क्या सीन है। बट आई थिंक अब थोड़ा ज़्यादा मेरे भी पेशेंस का बिल्कुल वो हो चुका है कि एटलीस्ट एक वीडियो तो पुश होती, बट इट्स नॉट हैपनिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बिल्किस केस कॉन्विक्ट चैलेंजेस प्ली अगेंस्ट रिमिशन। देखिए, जो बिल्किस केस में जो कॉन्विक्ट रिलीज किए गए हैं, 11 कॉन्विक्ट्स में से एक कॉन्विक्ट ने क्या किया है, किसी पिटिशन को चैलेंज किया है, ये बोलते हुए कि ये जो पिटिशनर्स हैं तो इनका तो कोई लेना देना भी नहीं है, इनका कोई लेना देना है ही नहीं, ये केस में इन्वॉल्व ही नहीं है, इनको क्या, ये तो या तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनकी जो ये पिटिशन डाली है इन्होंने, या तो किसी ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बिलोंग करते हैं, या कोई थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर है, व्हाट हैव दे गॉट टू डू विद इट, इन्होंने ये कहा है। और इन्होंने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, आर्टिकल 32 मेंशन किया है। अब देखिए, मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रिसाइसली बताना चाहती हूँ। एक होता है कॉन्सेप्ट लोकस स्टैंडाई का, यहाँ पे भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो लोकस स्टैंडाई क्या होता है, जब रिट पिटिशन फाइल करनी होती है, रिट पिटिशन में क्या होता है, आप तभी फाइल कर सकते हैं अगर आपका जो लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल है वो फुलफिल हो रहा है। लोकस स्टैंडाई मतलब आप ही हैं विक्टिम, आपके साथ ही गलत हुआ है, यू हैव योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस,
आप उससे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया जा रहा है उस केस के द्वारा, सो यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी, आप तभी इस रिट पिटिशन को फाइल कर सकते हैं। तो इनका कहना ये है आर्टिकल 32 के माध्यम से आप लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं कर रहे। ये पिटिशनर्स दे आर नॉट इवन एसोसिएटेड विद द केस एट ऑल, यू नो, दे आर नॉट रिलेटेड व्हाटसोएवर टू द सेड केस, सो हाउ कैन दे डू दैट? वो लोकस स्टैंडाई के केस के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर रिट पिटिशन आर्टिकल 32 से आती है, जो सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन सुनता है, तो रिट पिटिशन के साथ साथ आर्टिकल 32 से ही PIL भी आती है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई हुई है। अगर कोई आपसे पूछे कि PIL का जो प्रोविजन है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल देता है, तो इट इज द सेम आर्टिकल विच प्रोवाइड्स फॉर रिट पिटिशन विद वन एक्सेप्शन, कि जो PIL है जो एक इनोवेशन है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की, उसमें बस जो लोकस स्टैंडाई का जो प्रिंसिपल है उसको रिलैक्स कर दिया जाता है। इन द सेंस अगर कोई इशू है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को भी इम्पैक्ट करेगा, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज का विक्टिम खुद ही हैं या फिर उस केस से आप जुड़े हुए हैं, आप बस जनहित में वो केस डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट बैन के लिए या फिर किसी भी तरह के और जो इश्यूज होते हैं, विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट विमेन का भी हो सकता है, तो ये सारे जो केसेस हैं वो PIL के अंडर आते हैं। एक और चीज मैं जो आपको जल्दी से बताना चाहूंगी वो ये है कि आर्टिकल 226 आपको पता है जो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के केस में लागू होता है, वही आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के केस में लागू होता है। हम क्यों कहते हैं कि जो हाई कोर्ट का रिट पिटिशन का जो वो है वो ब्रॉडर है? क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 32 है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के जो वायलेशन होती है उसके अगेंस्ट केसेस सुन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो आप रिट पिटिशन आर्टिकल 226 के माध्यम से इनफैक्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में नहीं, लीगल राइट्स के वायलेशन के केस में भी डाल सकते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, अगर मैं जहां तक रिट पिटिशन, लोकस स्टैंडाई और आर्टिकल 226 की बात बताना चाहती थी। All right, now this is something very important. Just let me see अगर कोई और आर्टिकल है तो मैं इसको पहले ओके। ऑलराइट, दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जो भी मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, हम बहुत ज़्यादा, जैसे कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट वी आर बर्निंग फ्यूल टू मेक फ्यूल, क्योंकि देखिए जो ट्रांसपोर्ट चैलेंज है, लॉजिस्टिक चैलेंज है, और साथ में आप जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, इतने सारे जो जहाँ पे डिसिलेशन फैसिलिटी है वहाँ से आप ब्लेंडिंग फैसिलिटी तक लेके जा रहे हैं जब एथनॉल को, तो इतने सारे ट्रक्स लेके जा रहे हैं कि जितना आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन बचाना चाहते हैं उतना तो आप एमिशन कर देते हैं। तो ठीक है, ये चीज मैंने आपके साथ कल डिस्कस की थी। तो एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज जो उससे रिलेटेड नई डेवलप हो रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको बहुत क्लोजली देखें, समझें, नोट करने की जरूरत पड़े तो वो भी करें। ओके, तो अगर हम देखते हैं क्या है फ्लेक्स फ्यूल पार्ट ऑफ प्लान टू कट क्रूड इंपोर्ट्स बट पॉलिसी सपोर्ट की। राइट ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्स फ्यूल जो कार है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो भारत की सबसे पहली फ्लेक्स फ्यूल कार जो है, जो टोयोटा सेडान, वो आने वाली है, जो रन कर सकती है एक या एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल फ्यूल टाइप्स पे, और जिसे डेवलप किया गया है एक न्यू पायलट प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम, जो बेसिकली क्या एम है उस पायलट प्रोजेक्ट का, कि हम डी लेवराज कर सके कंट्री की डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हम देखिए बहुत ही ज़्यादा, हम 85% से भी ज़्यादा जो अपना ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज से। जिस तरह के इवेंट्स हम देख रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं, या आए दिन बाकी जो कार्टल्स हैं OECD वगैरह, उनको कभी भी अगर अपना वो बढ़ाना होता है तो वो क्या करते हैं कि सप्लाई कम कर देते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं तो रेट्स बढ़ जाते हैं। तो हम बहुत हद तक ये जो वॉलेटिलिटी है जो क्रूड ऑयल की, तो उसको हम नहीं रोक पाते। बहुत हद तक इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ पे निर्भर है, और फिर पॉलिटिक्स भी डेफिनेटली है ही इसमें। बाई चांस कोई सरकार ऐसी, पता है ऐसा कहते हैं ना कि इंडियन पॉलिटिक्स में प्याज, टमाटर और तेल, इस पे कभी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन तीन चीजों को छेड़ दिया ना, जनता आपके अगेंस्ट हो जाएगी, और कितनी सत्ताएं इस पे गिरी हैं। तो प्याज टमाटर तो आपको पता ही है कि
इसके रेट थोड़े से भी बढ़े तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है इन्फ्लेशन के। अगर हम तेल की बात करें तो बाई चांस अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑब्वियसली इट इज़ अ पॉलिटिकल मैटर, बहुत सारी बातें आप आए दिन आजकल भी सुनते हैं। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ों को भी हम थोड़ा डीलेवराज करना चाहते हैं। तो देखिए अब हम फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को देखें, इससे पहले यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ये जो कार है, जो सेडान होगी टोयोटा की, वो इक्विप्ड होगी फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी से। और ये जो नेशन वाइड पायलट प्रोग्राम है जो एम करता है कि हम रेप्लिकेट कर सकें कमर्शियल डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन अदर मार्केट्स। देखिए ये जो दूसरी मार्केट्स में यानी कि ब्राज़ील में तो ऑलमोस्ट हर एक जो व्हीकल वहाँ चल रहा है ना, मोस्टली इसी टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, ऑलमोस्ट हर एक व्हीकल। तो ब्राज़ील, कनाडा और यूएस में ऑलरेडी इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हम बस अपनी यहाँ की मार्केट्स में भी इसे रेप्लिकेट करना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी? व्हाट इज अ फ्लेक्स फ्यूल और अ फ्लेक्सिबल फ्यूल? अब आपको फ्लेक्सिबल से ही पता चल गया होगा कि देखिए एक व्हीकल क्या होता है। एक व्हीकल के अंदर अगर हम एक कार देखें, उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है, राइट। इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है? देखिए कंबशन क्या होता है? जलना, राइट। किसी चीज को आग बेसिकली जलना इज नोन एज कंबशन। तो कंबशन इंजन क्या करता है? कॉम्प्लेक्स मशीन होती है जो फ्यूल को बर्न करती है, राइट। बर्निंग इज नोन एज कंबशन। तो फ्यूल को बर्न करती है ताकि थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। फिर ये एनर्जी यूज की जाती है वर्क को एनर्जी टू वर्क कन्वर्जन होती है, जिससे व्हील्स जो है मूव कर पाए। तो बेसिकली क्या है इंटरनल कंबशन इंजन? ये एक इंटरनल चेम्बर होता है जिसके अंदर अगर हमने फ्यूल डाला, फ्यूल का कंबशन करवाया जाएगा। बेसिकली फ्यूल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी, राइट। केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क में कन्वर्ट करना ये इंजन का काम होता है, ठीक है। तो जो व्हीकल है जो फ्लेक्स फ्यूल को चलेंगे उसमें होगा इंटरनल कंबशन इंजन ही, लेकिन जैसे रेगुलर व्हीकल्स में होता है। लेकिन रेगुलर पेट्रोल और डीजल व्हीकल के अलावा इसमें क्या होता है कि ये इट कैन रन ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल और इवन अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स, ओके। जो मोस्ट कॉमन वर्जन या मोस्ट कॉमन मिक्सचर हम देखते हैं वो ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल या फिर ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड मिथेनॉल, ये देखते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये ब्लेंड पे ही रन करे। इनफैक्ट ये 100% इथेनॉल और 100% पेट्रोल या 100% डीजल पे भी रन कर सकते हैं। देखिए पॉलिसी लाना, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लाना अपनी जगह है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर कंपैटिबल बनाना इन तरह के इंजन को, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। आप बिना कंपैटिबिलिटी के कैसे कोई प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना देंगे इस तरह के, ओके। और ये कैसे पॉसिबल किया जाता है? देखिए फ्लेक्स फ्यूल की टेक्नोलॉजी को कि वो कार्स को रन कर सकें, इट इज मेड पॉसिबल बाय इक्विपिंग द इंजन विद अ फ्यूल मिक्स सेंसर। आप इंजन में लगाइए एक फ्यूल मिक्स सेंसर को और एक इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को, ECM प्रोग्रामिंग, जो क्या करती है? देखिए सेंसर क्या करेगा? सेंस कर लेगा, ठीक है। सेंस कर लेगा कि ये 100% इथेनॉल नहीं है, 100% पेट्रोल नहीं है, इसमें कुछ ब्लेंड है, ठीक है। फटाफट खुद को एडजस्ट कर लेगा। इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर एनी रेशियो ऑफ डेजिग्नेटेड फ्यूल्स, ठीक है। तो अगर यही चीज हम देखें, नितिन गडकरी जी ने कहा है that the push to car makers to adopt flexible engines is a part of a broader strategy to cut down on countries' dependence on imported crude in the medium to long run। देखिए ये तो एक हमें फायदा समझ आ गया जो इसका होगा। हमें और भी इसके प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं जो हम इधर यहाँ देखेंगे अभी। Now, how do flex fuel cars actually work? Now, flex fuel vehicles have one fuel system, ठीक है। एक ही फ्यूल सिस्टम इसमें होता है और जितने भी कंपोनेंट्स हैं यूजुअली सेम ही होते हैं जो एक कन्वेंशनल पेट्रोल ओनली कार में हम देखते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डेफिनेटली स्पेशल होंगे, जैसे सम स्पेशल एथेनॉल कंपैटिबल कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे डेफिनेटली, ताकि आप एडजस्ट कर सकें टू डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनर्जी। देखिए आप एक बात सुनिए, हर एक केमिकल फॉर्मूला का अपना एक एनर्जी कंपोनेंट होता है। हर एक केमिकल फॉर्मूला का, जैसे हम किलो कैलोरीज में पढ़ते हैं, किसी चीज में उतनी, उसको अगर हम बर्न करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। हर किसी में एनर्जी कंटेंट भी डिफरेंट है, हर किसी की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मिथेनॉल और इथेनॉल को ही आप कंपेयर कर लीजिए, बहुत डिफरेंट है, राइट। तो इन तरह की मॉडिफिकेशंस करना फ्यूल पंप में, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में बहुत जरूरी है, ओके। इनफैक्ट अगर हम ECM की बात करें, जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, उसको इस तरह से बनाया जाता है कि फटाफट खुद को एडजस्ट कर पाए, अकोमोडेट कर पाए कि अगर इथेनॉल ब्लेंडेड है तो इथेनॉल में हायर ऑक्सीजन कंटेंट होता है। आपको पता है CH3 CH2OH, राइट। हायर ऑक्सीजन कंटेंट है, एनर्जी कंटेंट ज्यादा है, तो
ऑब्वियसली खुद को एडजस्ट करना भी तो बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है जब हम कंबशन करवाते हैं एक इंटरनल कंबशन इंजन में, बर्निंग कैसे हो जाती है? ऐसे तो हो ही जाएगी, बस आपने डाला इंजन में और बर्निंग शुरू हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके साथ आप एक ऑक्सीडाइजर मिक्स करेंगे, है ना। ऑक्सीडाइजर यूजुअली एयर होता है। ऑक्सीडाइजर मिक्स किया, फिर कंबशन करवाई आपने, फिर वो पिस्टन्स को मूव करता है, ऐसे इस तरह से बेसिकली पूरा कंबशन का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि इथेनॉल में ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा ऑक्सीजन है, तो कम ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो खुद को एडजस्ट करवाने में हेल्प कर सकती हैं। अगर हम बाकी कंट्रीज जैसे हमने यूएस कनाडा वगैरह अभी देखा, वो तो ठीक है, उस जगह पे भी ये सब चल रहा है। लेकिन जो ब्राजील है, इट इज द बिगेस्ट मार्केट एंड अ लीडर इन दिस सेगमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ब्राजील में ऑलमोस्ट हर व्हीकल है, हर व्हीकल जो है वो प्योर पेट्रोल पे रन नहीं कर रहा, वो किसी ब्लेंड पे ही रन कर रहा है। दैट इज नोन एज अ फ्लेक्सिबल फ्यूल। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है प्रोज एंड कॉन्स में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या करेंगे, अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं डेफिनेटली, जैसे हम देख रहे हैं, वो रिलीज होने बंद हो जाएंगे, जैसे कार्बन। अब देखिए ये कुछ वर्ड्स है ना जो आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से, अगर एक स्टेटमेंट ऐसी बहुत ही आम ही स्टेटमेंट होती है, कॉमन ही स्टेटमेंट्स होती हैं, पर वो हमें उस टाइम पे बड़ी डिफिकल्ट लग जाती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का कम रिलीज होगा, सल्फर और कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का भी कम रिलीज होगा। तो ये एक हो गया कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वगैरह कम हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा ऑब्वियस आपको बेनिफिट तो पता ही है, उससे क्या होगा, ऑयल इंपोर्ट्स जो फ्यूलिंग व्हीकल्स के लिए चाहिए वो कम हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता है। लेकिन अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, द मेजर प्रॉब्लम इज कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, जिसके लिए जो क्रॉप्स चाहिए, वो यूजुअली शुगर केन यूज करते हैं, ठीक है। यूजुअली अब शुगर केन क्या है, बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। ऑलरेडी हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है कितना ज्यादा नीचे जा चुका है, स्पेशली पंजाब में आप देखिए, राइट। तो अगर इतना ज्यादा ऑलरेडी वाटर क्राइसिस चल रहा है, तो फिर उस केस में सिर्फ शुगर केन पे सबसे ज्यादा निर्भर रहना, इट्स नॉट गुड। इन द वे आप कितनी भी और पॉलिसीज, आप कहने को क्या कह रहे हैं कि हम क्रॉपिंग पैटर्न वो कर रहे हैं, यानी डाइवर्सिफाइंग कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, या फिर हम एमएसपी और भी चीजों पे देने लगे हैं। तो आपके देने से क्या हो जाएगा, आप कर लें, आप मेज प्रोक्योर करें, आप जो भी प्रोक्योर करें, आप सोयाबीन प्रोक्योर करें, बट आप फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग के उससे सबसे ज्यादा शुगर ही यूज कर रहे हैं, शुगर केन ही यूज कर रहे हैं, जो खुद में कितना वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, राइट। तो फिर इन द सेंस कैसे आप अपने ही उसको डिफीट कर देते हैं, अगर आप इस चीज को नहीं समझते। और अगर नीति आयोग की एक रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि 2019-20 में of the total ethanol production in the country, over 90% came from sugarcane alone. So you can see the extent to which we are dependent upon the crop. ओके फिर एक दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि शुगर केन ना एक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप भी है, स्पेशली महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, राइट। तो फिर आप जब एक क्रॉप जिससे आप इथेनॉल बना रहे हो, देखिए आपको पता है एफआरपी जो होता है ना, जो प्राइस मिलता है शुगर केन वगैरह पे, तो फिर वो भी एक बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर हो जाता है। फिर जिस क्रॉप से आप इथेनॉल बना रहे हो, तो फिर इथेनॉल अपने आप ही पॉलिटिकल एंगल ले लेता है, राइट। सो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट हियर। तो ये कुछ एंगल्स हैं। इससे पहले कि हम फुली फ्लेक्स फ्यूल की टेक्नोलॉजी में डाइव करें, हमें ये चीजें समझनी चाहिए। और राइट ना, दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल, आई थिंक ये इसे आप कह सकते हैं पिक्चर ऑफ द इंटरनेट कह सकते हैं, स्पेशली इन द रीसेंट टाइम्स। क्योंकि आपने देखा कि जो रॉजर फेडरर हैं, उनका लास्ट मैच उन्होंने खेला, तो उस पर आपने नडाल की जो स्थिति थी वो देखी। आई जस्ट रीड अ लिटिल अबाउट इट। देखिए रॉजर फेडरर की रिटायरमेंट पार्टी पे क्या हुआ, ऑब्वियसली सब बहुत ही इमोशनल थे, सब बहुत ज़्यादा एडमायरेशन दिखा रहे थे, लव, रिस्पेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, जब राफेल नडाल जो सबसे बड़े राइवल रहे हैं फेडरर के, वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए। आपने उनकी ट्वीट भी पढ़ी होगी जो उन्होंने अभी यूजुअली, आई थिंक इट वाज बिफोर अ वीक, एक हफ्ते पहले की थी। तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही इमोशनली सब कुछ अपना इमोशंस व्यक्त किए थे। तो देखिए इससे मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ, एक बहुत ही क्लासिक एथिक्स का एग्जाम्पल है कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, दो राइवल्स, ग्रेटेस्ट ऑफ द राइवल्स, लेकिन एक दूसरे के लिए इतनी रिस्पेक्ट, right? And this is something I think politicians of the world should learn from sports, because sports is a unifying force, right? यहाँ पे क्या होता है, बाय चांस अगर आपने किसी का ऑपोजिशन किया या क्रिटिसिज्म किया, अब क्रिटिसिज्म का जमाना कहाँ बचा है, ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म ये सब तो
अब लड़ाई और पता नहीं आपसी उसमें क्यों घुस जाते हैं एक दूसरे के, व्हाट इज द मैटर, आप क्यों पर्सनल लाइफ किसी की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं? दिस इज समथिंग आई कैन आई थिंक एक्चुअली स्पोर्ट्स से, अगर आर्ट्स से, स्पोर्ट्स नोज नो रिलीजन, स्पोर्ट्स नोज नो बॉर्डर्स, स्पोर्ट्स नोज नथिंग, इनफैक्ट आर्ट भी। एंड डेफिनेटली पाकिस्तान के गाने इंडिया में वायरल होना और इंडिया के गाने पाकिस्तान में वायरल होना, दिस इज समथिंग विच समहाउ यूनाइट्स पीपल। ओके, तो ये होता है, ये एक एग्जाम्पल है बहुत ही क्लासिक एथिक्स का आपके लिए, विच शुडंट डैम्पन इन द कमिंग टाइम्स आई बिलीव। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिंदू। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट हमारे सामने जो आई है, ये इसका एक्सर्प्ट यहाँ पे भी मेंशन्ड है और पेज नंबर 8 पे भी इसका, तो हम दोनों पढ़ेंगे साथ में। इंडिया ऑन साइड दैट रिस्पेक्ट्स यूएन चार्टर, जयशंकर। देखिए क्या हुआ है कि जयशंकर ने क्या बोला है, देखिए इन्होंने बोला कि हमारे से बार बार पूछा जाता है कि आप मतलब किसकी साइड पे हो, किसकी साइड पे हो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ अपनी 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन पे, कि हम इंडिया उस साइड पे है जो रिस्पेक्ट करती है यूएन चार्टर को, और हम पीस की साइड पे हैं। सी हाउ डिप्लोमेटिक इट इज। बट आई मस्ट से कि पिछले 2-3 दिन से जिस तरह की स्टेटमेंट्स इंडिया की तरफ से आ रही हैं, वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं एंटाई रशिया है, कहीं ना कहीं यू एक्सेप्ट इट और नॉट, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हमारी डिप्लोमेसी में डाइग्रेशन हम देख रहे हैं। पर इन्होंने बहुत देखिए जयशंकर बीइंग जयशंकर इज द wittiest of the foreign affairs ministers, तो उनके जो रिप्लाईज होते हैं, आप अगर उनके इंटरव्यूज को फॉलो करते हैं, इवन उनके पहले के इंटरव्यूज भी देखेंगे, जो लिज ट्रस जो अभी प्रेसिडेंट बनी है, जो प्राइम मिनिस्टर बनी है यूके की, वो पहले फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करती थी, तो उनके टाइम पे भी जिस तरह के जवाब भारत पे जो एलिगेशन ये लोग लगाते हैं और जिस तरह की जवाबदेही इनकी तरफ से आती है जयशंकर जी की, मार्वलस। तो अगर हम बात करें, इन्होंने क्या कहा कि वी आर ऑन द साइड दैट कॉल्स फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एज द ओनली वे आउट। और मिस्टर जयशंकर ने ये भी ऐड करते हुए बोला, देखिए हम उनकी साइड पे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं राइजिंग फूड क्राइसिस से, जिनको फ्यूल नहीं मिल रहा, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ गई है। जैसे आप देखिए श्रीलंका में, या फिर आप इजिप्ट में देखिए, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में देखिए, उनके पास सारे फूड ग्रेन्स नहीं है आज, तो हम इन कंट्रीज के साथ हैं। तो आप इसको कह देने से क्या कह देते हो, बेसिकली इंडिया किसकी साइड है? इंडिया चाहता है रेजोल्यूशन हो जल्दी से जल्दी इस कॉन्फ्लिक्ट का, एक कलेक्टिव इंटरेस्ट है सबका इस कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन में, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, फूड क्राइसिस जो आ रहा है, ये ना आए। सो वी आर ऑन द साइड ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, तो देखिए विदाउट नेमिंग चाइना, चाइना कैन नेवर बी लेफ्ट अलोन, चाइना को क्रिटिसाइज हमने करना ही है। तो हमने क्या बोला है, मतलब मिस्टर जयशंकर ने क्या बोला है कि पॉलिटिसाइज जो करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस रिजीम को, जो कुछ कंट्रीज हैं वो किन्हें डिफेंड करती हैं, प्रोक्लेम्ड टेररिस्ट को, दे डू सो एट देयर ओन पेरिल, मतलब वो अपने लिए ही खड्डा खोद रहे हैं, क्योंकि टेररिज्म तो आपकी कंट्री को बचा नहीं देगा कल को, अगर टेररिज्म फैलता है तो, है ना। सी अ शॉट, अ बुलेट नेवर नोज कि वो किसको हिट कर रही है। वैसे ही टेररिज्म का हाल है। जो कंट्रीज आज, जैसे आपने साजिद मिर को नहीं होने दिया अगर सैंक्शन, जो 1267 यूएनएससी लिस्ट में, तो इट इज यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस एट योर ओन पेरिल। हम चाइना को कुछ कहना ही नहीं चाहेंगे, हम कुछ नहीं कहना चाहते उनको, ये इन्होंने कहा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। उड़ीसा ऑफरिंग कैश इंसेंटिव टू पीवीटीजीज फॉर मैरिंग आफ्टर 18। देखिए उड़ीसा का मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी क्या है उड़ीसा की, कि उनको चाइल्ड मैरिजेस 0 पे लेके आनी है 2030 तक। अब देखिए चाइल्ड मैरिजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, उससे रिलेटेड आपको जो भी इनोवेटिव सोल्यूशंस मिले, आई वुड अगेन सजेस्ट कि प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि उड़ीसा क्या कर रहा है अपना, आई थिंक इट वाज गंजम एंड नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट, अपने इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कर रहा है वो, कि डेटा कलेक्शन स्टार्ट की है। जैसे हम अलीवा रजिस्टर्स के माध्यम से, अगर एक बच्ची है, उसका नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, उसका एड्रेस, उसका आधार नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब कुछ वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद किसी भी शादी में अगर कोई झूठ बोल देते हैं पेरेंट्स के, नहीं हमारी बच्ची तो बालिग है, तो क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है, तो इसलिए अब उनको मतलब पकड़ना बहुत आसान हो जाता है, जो अपनी बच्चों की मैरिज करवा देते हैं। अब देखिए उड़ीसा क्यों इतना स्पेसिफिकली इसके तरफ बढ़ रहा है, देयर इज अ रीजन, क्योंकि उड़ीसा में जो चाइल्ड मैरिज है वो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। हम देखेंगे कि डेटा क्या कहता है। अब देखिए क्या है
keeping the rampant child marriages among the particularly vulnerable tribal groups of Odisha in mind, जो PVTGs होते हैं उसमें जो ओडिशा के PVTGs हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस देखी जाती हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ कि जो इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज है वो ज़्यादा है ट्राइबल्स के बीच में। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो 5th रिपोर्ट है हम उसमें अगर पढ़ें तो चाइल्ड मैरिज अमंग गर्ल्स इन ओडिशा इज 20.5%, अमंग बॉयज इट इज 13.3%। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स में अंडर एज मैरिज बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और ये एक बिलीफ है, देखिए क्यों होती है, पता है क्या होता है कि अगर बाय चांस सेक्स रेशियो भी अगर कम है, ऑब्वियसली सेक्स रेशियो इतनी नहीं है अच्छी क्योंकि लड़कियों का जो जन्म है वो कम है कंपेयर टू द बॉयज़। तो जब लड़कियां कम हो जाती हैं तो फिर कोई भी लड़की ढूंढना अपने वर्ग के लिए बहुत ही वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, राइट। तो कोई भी लड़की होती है तो फिर माँ बाप की क्या करते हैं, माँ बाप भी उनकी जल्दी शादी कर देते हैं। और एक और धारणा जो बहुत ही प्रचलित है वो ये है कि जो ब्राइड की एज हो ना अगर वो ज़्यादा हो जाए, अगर 30 हो जाए या किसी भी उम्र पे ऐसे पहुंच जाए, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड देम अ ग्रूम। ये यूजुअली पूरी कम्युनिटी में एक धारणा है, ये तो आपको भी पता होगा, चाहे ये आप ट्राइबल्स की बात करें किसी की भी बात करें। ये सिर्फ यही नहीं है कि उड़ीसा में ही ऐसी धारणा है, हर जगह आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। यू क्रॉस अ सर्टेन एज एंड योर रिलेटिव्स वुड स्टार्ट आस्किंग व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट और सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे इस चीज़ को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एक इंसेंटिव को ऑफ ₹20,000 फॉर लेट मैरिज, के अगर आप लेट मैरिज करेंगे तो आपको 20,000 रुपए दिए जाएंगे, विच इज ऑफर्ड बाय द उड़ीसा PVTG एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जो एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसे डिजाइन किया गया है स्पेशली टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस एंड रिड्यूस पॉवर्टी अमंग द PVTGs। ओके, द मनी इज गिवन टू द कपल्स मैरिंग आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल के बाद अगर शादी करते हैं तो जब आपकी शादी होती है तो आपको 20,000 रुपए की रकम दी जाती है। और अगर हम आज तक की बात करें तो ऑलरेडी 852 कपल्स अमंग जो PVTGs हैं उनको ये इंसेंटिव दिया जा चुका है। सो आई थिंक दिस इज सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्रेस। ओके, तो अगर हम आज का जो एडिटोरियल सेक्शन होगा मे बी बहुत ब्रीफ होगा, इतना ज़्यादा लंबा ना चले। ऑपरेशन मेघ चक्र 50 अंडर CBI स्कैनर ओवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि स्पेशली जो कोविड पैंडमिक आया था ना, तो पैंडमिक के टाइम पे ये बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स और बहुत सारी और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ने भी ये सजेस्ट किया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अगर आप डार्क वेब वगैरह का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो देखिए जो चाइल्ड अब्यूज़ का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपके लिए चाइल्ड केयर लीव के बारे में बताया, फिर मैंने आपको क्या बताया कि आपके लिए अडॉप्शन रूल्स जानने बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन स्टैंड अलोन नहीं होता यूजुअली, स्पेशली द काइंड ऑफ डिफिकल्टी वी आर सीइंग दीज डेज। तो कोई भी स्टैंड अलोन एक इशू तो आपसे पूछेंगे ही नहीं, हमेशा एक कॉम्प्रिहेंसिव इशू पूछा जाएगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एडॉप्शन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह पे आपका क्या कहना है, इन द सेंस कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट रन कर रही है या यूनाइटेड नेशंस इस पे अगर कोई रिपोर्ट लेके आती है तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो अब देखिए CBI क्या करती है, तो CBI सिर्फ और सिर्फ रेड नहीं डालती, CBI बहुत सारे और सर्चेस भी कंडक्ट करती है। ये भी देखिए अगर कल को CBI पे क्वेश्चन आता है तो फिर आप कहेंगे CBI, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया बहुत ही डायरेक्ट कि CBI should actually be dissolved because it has only become a tool to harass others, तो आप कहेंगे नहीं CBI okay fine, in the recent times हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, but CBI is also doing certain beautiful initiatives, certain very very constructive works and such as these, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो CBI की अगर हम बात करें, सैटरडे को उन्होंने क्या किया है, सर्चेस कंडक्ट की हैं 59 लोकेशंस पे अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, एक पैन इंडिया ड्राइव के तहत, जिसमें देखिए बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी सर्कुलेशन हो रही है या शेयरिंग हो रही है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल की, उसको रोकने के लिए। इस ऑपरेशन का कोड नेम है मेघ चक्र। सो मेघ चक्र इज अ वर्ड यू मस्ट रिमेंबर। इसको कैरी आउट किया गया था फॉलोइंग द इनपुट्स रिसीव फ्रॉम द इंटरपोल सिंगापुर स्पेशल यूनिट। आपको इंटरपोल पता है, इंटरपोल में हर एक कंट्री का जो इन्वेस्टिगेशन, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उसका मेंबर होती है। तो अगर हम CBI की बात करें, CBI किसको रिपोर्ट करती है, इंटरपोल को, ठीक है। तो ये बात आपको पता है, इंटरपोल इज द
इज द वर्ल्ड की पुलिसिंग एजेंसी, वर्ल्ड की टॉप पुलिसिंग एजेंसी, ठीक है। तो उसका जो सिंगापुर स्पेशल यूनिट था, जो उसने इंफॉर्मेशन रिसीव की थी अथॉरिटीज से न्यूजीलैंड में, तो फिर इस यूनिट के माध्यम से हमें पता चला था कि इस तरह का मटेरियल इज रनिंग, तो इसलिए हमने इस तरह का मेघ चक्र ऑपरेशन कंडक्ट किया। सीबीआई ने रजिस्टर किए हैं 2 केसेस एलिजिंग दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स वर इन्वॉल्व्ड इन द ऑनलाइन सर्कुलेशन, ऑलराइट, डाउनलोडिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ सच मटेरियल यूजिंग क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, ठीक है। और बहुत सारे लोग स्कैनर के अंडर भी आ चुके हैं। देखिए एक और प्रोग्राम है जो मैं आपके लिए मेंशन करना चाहूंगी। लास्ट नवंबर में एक ऐसा ही सिमिलर एक्सरसाइज को, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन कार्बन। तो क्या आपको क्या याद रखना है, ऑपरेशन मेघ चक्र और ऑपरेशन कार्बन, ये किससे डील करते हैं, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल, जो सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है चाइल्ड का, उस तरह का मटेरियल जो है उसको रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए ये करते हैं। ये सारा आई मीन बेसिकली सर्चेस कंडक्ट करते हैं, फिर जो भी है इसके खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी वो होंगी, ठीक है। तो इन्होंने प्रेमाइसेस को सर्च किया था सस्पेक्ट की 13 स्टेट्स में ऑपरेशन कार्बन के अंडर, और जो प्रीवियस ऑपरेशन था इट वाज कंडक्टेड एट 76 लोकेशंस, और एफआईआर लॉन्च की गई थी किसके अंदर, आईपीसी के अंडर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर, फॉर एलिजिबली बीइंग अ पार्ट ऑफ द सिंडिकेट्स दैट अपलोड, सर्कुलेट, सोल्ड, सेल और व्यू सच मटेरियल। देखिए सिंडिकेट क्या होता है, सिंडिकेट कोई भी ग्रुप होता है, ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप जिसको कॉमन इंटरेस्ट है, यूजुअली बहुत एग्रेसिव ग्रुप्स होते हैं ना, सिंडिकेट नाम उसके लिए यूज किया जाता है, अगर आपको पता होगा, ट्रेड यूनियंस बेसिकली, है ना। तो सिंडिकेट, आई जस्ट हैड टू टेल यू द मीनिंग। Alright, at DEF Expo 2022 इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग ऑन दी एनुअल। देखिए इंडिया अफ्रीका के जो टाइज है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी ग्लोबल साउथ में अगर आपसे पूछा जाए, आप चाइना को हटा दीजिए। नेवर एक्सपेक्ट सच अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन चाइना। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैसे इंडिया और अफ्रीका एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके लिए, उसके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है नॉर्थ के द्वारा, उसके अगेंस्ट कैसे स्टैंड कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस को बहुत अच्छे से देखिए, कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे हमें ज़रूरत है जो वैक्यूम अगर कल को चाइना क्रिएट, देखिए चाइना ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लोन्स देता है अफ्रीकन कंट्रीज़ को। कल हमने डिस्कस किया था कि वो कंसिडर भी कर रहा है उनकी लोन्स को वेव करने के लिए, इसीलिए क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज जो है यूएसए के साथ नहीं मिल सकती, क्योंकि यूएसए ने क्या बिल निकाला है, यूएसए ने बिल निकाला है जो भी रशिया के साथ अगर कोई भी अफ्रीकन कंट्री डील करेगी तो हम उन लीडर्स को और उस सरकारों को बहुत ही पनिश करेंगे। तो फिर इस पे उधर के साउथ अफ्रीकन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, जहां पे ब्लिंकन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी प्रेजेंट थे, तो उन्होंने उस पर कहा देखिए कोई भी साउथ अफ्रीकन कंट्री जो है उसको आप हरास नहीं कर सकती, कोई भी कंट्री आके, अगर वो चाइना से डील करना चाहते हैं, रशिया से डील करना चाहते हैं, लेट देम डू दैट, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग, हम हरास नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं इसीलिए अफ्रीका और इंडिया मिलके कैसे टॉर्च बेरर्स बन सकते हैं साउथ साउथ सॉलिडारिटी के। देखिए जो फोर्थ कमिंग डेफ एक्सपो 2022 होने वाला है, ये कहाँ होगा, गांधीनगर में होगा, यानी कि गुजरात में होगा, अक्टूबर 18 से 22 तक। और ये क्या होस्ट करेगा, सेकेंड एडिशन को होस्ट करेगा, जो इंडिया अफ्रीका के डिफेंस डायलॉग है उसको, जो इनवाइट करती है ऑलमोस्ट 53 अफ्रीकन कंट्रीज को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कितनी सारी अफ्रीकन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। एक सेपरेट इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव विद द पार्टिसिपेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40 कंट्रीज इज ऑल्सो ऑन दी एनुअल, ये भी कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें डेफ एक्सपो 2022 की, तो इंडियन कंपनीज, इंडियन सब्सिडरीज ऑफ द फॉरेन ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, आपको पता है फॉरेन इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो मेक इन इंडिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, इस तरह के जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें कंसिडर किया जाएगा एज इंडियन पार्टिसिपेंट्स, तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। ऑलराइट, अगर हम थीम की बात करें, थीम होगी पाथ टू प्राइड। तो ये आप थीम भी याद कर सकते हैं, इट्स एक्चुअली अ वेरी अट्रैक्टिव थीम। पाथ टू प्राइड के तहत क्या होगा, एम क्या है इनका बेसिकली, कि शोकेस किया जा सके माइट ऑफ द डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री। यस, देखिए क्या है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है,
मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। हम देखिए डिफेंस, हम अभी क्या है, हम नेट डिफेंस इंपोर्टर है। यही तो हमारा मतलब मजबूरी है कि हम रशिया को नहीं भी छोड़ सकते किसी ना किसी वजह से। तो एक तो ये है, हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं, दैट्स गुड। तभी तो हम नेगेटिव लिस्ट आए दिन जो राजनाथ सिंह जी हैं लेके आते हैं कि ये नेगेटिव लिस्ट है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, आज से हम इनको इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और हम खुद के देश में बनाएंगे। बट हम अपनी सफिशिएंसी तो पूरी कर लेंगे, लेकिन इट इज गुड कि जो मेक इन इंडिया है वो मेक फॉर द वर्ल्ड भी बन जाए, यानी कि हम एक नेट एक्सपोर्टर भी बने डिफेंस इक्विपमेंट्स के। तो यही देखिए, हम जब तक शोकेस नहीं करेंगे, इन तरह की मीटिंग्स पे एग्जिबिट नहीं करेंगे कि जी हाँ हम बिल्कुल वी कैन मेक फॉर द वर्ल्ड, वी कैन एक्चुअली मेक डिफेंस इक्विपमेंट्स फॉर द वर्ल्ड। अगर मैं आपको बताऊं तो फिलीपींस हैं, जो ब्रह्मोस मिसाइल उन्होंने हमसे दी है, ये एक एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं कि हम धीरे 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 एक्सपोर्टर बनने की राह पे चल चुके हैं। राइट, तो ये चीजें आपको पता है। इसमें ये भी अगर एग्जाम्पल कल को अगर ये जब कंडक्ट की जाएगी, हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ये हमारा मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड उसमें चेंज हो रहा है डिफेंस के टर्म्स में। ऑलराइट, देखिए अफ्रीका और इंडिया के बारे में अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, रिसेंटली बस जस्ट अभी मेरे दिमाग में आई, तो ये चीज़ मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। आपको पता है जो IPR इशू है, बहुत बार यूएसए हमें अलीज करता है, बहुत बार कहता है कि इंडिया क्या करता है, जेनेरिक मेडिसिन बनाता है। अगर एक स्पेसिफिक सॉल्ट है किसी भी मेडिसिन का, तो हम उसका जेनेरिक वर्जन बनाते हैं जो बहुत ही सस्ती हो जाती है। एक्चुअल में बिल्कुल सेम वही काम करेगी जो वो दवाइयाँ करेगी, पर यहाँ पे एक डोलो का पत्ता जितना है आप कितना सस्ता ले लेते हैं, वहां पे सेम वो $100 का हो जाता है। तो इट्स दैट बिग, द गैप इज दैट ह्यूज। तो इसीलिए हम जैसी कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ, ऑब्वियसली अफ्रीका वगैरह जो कंट्रीज हैं उनके दिमाग में बहुत हद तक अभी भी फ्रेश है कोलोनाइजेशन की बात जो है, राइट। तो हमारी जैसी कंट्रीज जो खुद एक पार्टनर कंट्री कोलोनाइजेशन में रह चुकी है, एक कोलोनियल लेगेसी है हमारे दिमाग में भी, तो हमको लुकअप करते हैं। इसीलिए जो इन तरह की जेनेरिक मेडिसिन हैं हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज को। ठीक है, तो जब पैंडेमिक आया था हमने बहुत ही ज़्यादा, हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ गया था इन कंट्रीज को। हमारा एक ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि हमारा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि हमने ये खुद पे वो लिया था ये अपने शोल्डर्स पे, जब से हमने नैम ज्वाइन किया फिर उसके बाद से। सो दिस इज समथिंग यू कैन ऑल्सो कीप इन माइंड। इंडिया हिट्स बैक एट पाकिस्तान पीएम्स क्रिटिसिज्म ऑन कश्मीर। ये आपको पता है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में क्या बात कही थी, उसके कुछ कुछ एक्सेप्ट्स आज और आए हैं, एग्जैक्टली वहां पे क्या कहा था। अब इस पे ऑब्वियसली देखिए हम चुप तो नहीं रह सकते। एक राइट टू रिप्लाई सेशन भी होता है, जो जब UNGA का एड्रेस पूरा हो जाता है, फिर उसके कंक्लूजन के बाद एक राइट टू रिप्लाई, अगर किसी कंट्री ने आपको हिट कर दिया बहुत ज्यादा, तो आप उस कंट्री को जवाब दे सकते हो। तो इस सेशन में इंडिया ने जवाब दिया है। देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, इंडिया ने हिट बैक किया है उन एक्विजिशंस पे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हम पे लगाई हैं, और इंडिया ने बोला है कि काफ़ी रिग्रेटेबल है, हमें काफ़ी खेद है कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो इस तरह से सोचता है और हमारे ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस बार बार भारत के खिलाफ लगाता रहता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इंडिया ने क्या बोला है कि शहबाज शरीफ ने ऐसा इसलिए कहा इस तरह की बातें क्योंकि वो ऑब्फस्केट करना चाहते हैं मिस डीड्स को उनकी अपनी कंट्री में, जो वो अपनी कंट्री में गलत करते हैं ना, उसको बस ढकने के लिए वो एक्चुअल में हमारे पे अपना दोष मढ़ रहे हैं और जस्टिफाई करना चाहते हैं जिस तरह के एक्शंस, जो टेररिस्ट एक्शंस जो भारत के खिलाफ वो करते हैं, जिसको पूरा संसार गलत मानता है, उसको ढकने के लिए आपको फिर अपनी पड़ोसी देश को भी तो गलत बोलना ही है। ये हमने इस राइट टू रिप्लाई सेशन में कहा है। लेकिन मिस्टर शरीफ ने क्या कहा था कि जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल पीस चाहता है अपनी सारी नेबरली कंट्रीज के साथ, उसमें से भारत भी एक पार्ट है ना। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो तभी सॉल्व होगा जब कश्मीर इशू पे कोई रेजोल्यूशन आए। अगस्त 5 के बाद तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, उनका ये कहना है, जब से आपने स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का वापस लिया है। उनकी एक स्टेटमेंट जो मुझे काफ़ी अजीब लगी वो ये थी कि वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर द पीपल ऑफ Kashmir. We have always shown Kashmiri solidarity. We are not asking for that Kashmiri solidarity. I mean, come on, मतलब आप समझ रहे हैं, right? This is not done. A polity that claims it, देखिए क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि एक पॉलिटी जो क्लेम करती है पीस विद इट्स नेबर्स वुड नेवर, कोई अगर आप कह रहे हो कि हम पीस चाहते हैं अपने नेबर्स के साथ, तो फिर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्यों कर रहे हो, राइट? आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हो, आप पनाह देते हो बहुत सारे हॉरिफिक मुंबई टेररिस्ट अटैकर्स को, ठीक है। आप इन तरह की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आप पे आप चाइना के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में साजिद मीर जैसे लोगों को डेजिग्नेट नहीं होने देते।
3 इंसिडेंसेस पिछले 3 महीने में हमने देख लिए हैं जिसमें चाइना ने ब्लॉक कर दिया है डेजिग्नेशन ऑफ अ टेररिस्ट, राइट? हु इज डूइंग दैट? वेयर इज पीस, मिस्टर शहबाज शरीफ? ओके, दिस इज आवर स्टेटमेंट। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन अ क्लासिक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट इंडिया इज सीकिंग टू टर्न। इन्होंने क्या कहा था कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, देखिए यहाँ उस दिन हमने ये स्टेटमेंट डिस्कस नहीं की थी कि भारत क्या कोशिश कर रहा है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू और कश्मीर को हिंदू टेरिटरी बनाने की कोशिश कर रहा है थ्रू इलीगल डेमोग्राफिक चेंजेस। देखिए वैसे तो ये पाकिस्तान के तरफ से एक स्टेटमेंट आई है तो मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती, पर हमने इस मुद्दे को पहले भी डिस्कस किया है। आई डोंट नो आपने पहले मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि आउटसाइडर्स को वोटिंग राइट्स देना जम्मू कश्मीर में, और इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि आउटसाइडर्स भी वोट कर सकते हैं, ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं ये सही नहीं हो रही हैं। फिर जम्मू रीजन की सीट्स बढ़ा के, ऑब्वियसली देखिए जो करंट रजीम है, अगर वो उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया स्पेशल स्टेटस को, आज वो इतनी सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, नया सिनेमा हॉल खुला और बहुत सारी चीज़ें, और फिर पूरी संसार ने उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला, जो इंटरनेट बैन लगा 1.5 साल के लिए। तो अब करंट रजीम को थोड़ा सा तो उनको ये भी दिखाना है कि हमने तो एक्चुअल में उनकी भलाई के लिए किया था। अब देखो हम इलेक्शन जीत गए हैं तो मतलब वो जो संसार कहता है वो गलत कहता है, और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं हमसे और उन्होंने ही हमें जिताया है। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं उस तरह से जस्टिफाई कर देंगे इन पॉलिसीज को। आई सीरियसली डू नॉट अग्री विद व्हाट मिस्टर शहबाज शरीफ सेज, बट मैं आपको डेमोग्राफिक चेंजेस पे मेरा बताना फर्ज था। देखिए इसमें क्या कहा है, ये इन्होंने इंडिया के खिलाफ पता है क्या, इस्लामोफोबिया पे एक सेगमेंट डिनोट किया गया था, डिवोट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, कि पूरे संसार में आज इस्लामोफोबिया फैल रहा है जस्ट बिकॉज जो भी हो रहा है, जिस भी तरह की हम चीज़ें देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिलीजन गलत हो जाता है। दिस इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली रॉन्ग। आज अगर आप आम जनता में तो जितना जिस लेवल का पोलराइजेशन देख रहे हैं ये गलत है। जी हाँ, इस्लामोफोबिया पे बात होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, ये इंडिया ने कहा है। और इन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह के भारत चीज़ें कर रहा है आजकल, देखिए भारत ने क्या कहा, दी ऑफिशियली sponsored campaign of oppression against India's over 200 million Muslims is the worst manifestation of Islamophobia। ये शरीफ जी ने कहा हमारे खिलाफ। और इन्होंने कहा कि जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं जैसे CAA, जो हिजाब बैन कर्नाटका में हमने देखा, और जो आप देख रहे हैं ज्ञान वापी मॉस्क वाला इशू वगैरह, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। Jaishankar meets Lavrov, discusses bilateral relations, exchanges views on Ukraine. Now, who is Lavrov? You know that he is a Russian official. तो Sergey Lavrov के साथ हमने मीटिंग की है जयशंकर जी ने। तो मिस्टर जयशंकर ने कैरेक्टराइज किया है इस मीटिंग को, इस टॉक को, वाइड रेंजिंग के काफ़ी मुद्दों पे बात हुई है, सिर्फ एक आधे स्टैंड अलोन इशू पे बात नहीं हुई है। ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि हमारी बायलेटरल कॉपरेशन पे बात की हमने, और यूक्रेन पे भी व्यूज एक्सचेंज किए हैं। G20 की प्रेसिडेंसी जो हम दिसंबर में लेने वाले हैं उस पर भी हमने बात की है। यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स की भी बात की है। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म से अगर हम कुछ डिस्कस करते हैं तो कल हमने आपके साथ क्या बात की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप है उस पर जो बाइडन का क्या कहना था, जो है यूएस के चीफ। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जी हाँ बिल्कुल, हम तो एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन जस्ट 1 साल पहले 2021 में उन्होंने क्या कहा था, उनके व्हाइट हाउस से उनकी स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन आई थी। उन्होंने कहा था हम तब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं जब तक एक्सपेंशन ऑफ वीटो ना हो। दिस इज कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, क्योंकि वीटो, हु आर दीज 5 नेशंस, कि ये जो विश्व के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दों पे इन 5 देशों की वीटो चाहिए, क्यों भाई, क्यों, व्हाट इज, हु आर दे? तो आप वीटो को एक्सपैंड नहीं करते और आप खुद को एक लिबरल डेमोक्रेटिक मेंबर कहते हैं, आप खुद को एक लिबरल डेमोक्रेटिक देश कहते हैं, कम ऑन। तो अब देखते हैं कि रशिया का क्या कहना है इस पे। देखिए यूएस, रशिया, इन तरह हर एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। कल को चाइना कुछ कहेगा यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म पे तो हम उसे भी पढ़ेंगे। तो ये जो 5 मेंबर्स हैं इनकी स्टेटमेंट्स जानना, जैसे आपको अगर इमैनुअल मैक्रन के बारे में पता हो, जो फ्रेंच चीफ हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, वो सपोर्ट करते हैं
यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को सपोर्ट करते हैं भारत की। ये आपको एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो इनको देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। मिस्टर लेवरोव ने कहा है कि जो इंडिया और ब्राजील है, दे आर द वर्दी कैंडिडेट्स फॉर द परमानेंट सीट ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ब्राजील, देखिए भारत क्या है, एशिया का काउंटर बैलेंस हो जाएगा चाइना का, और अगर ब्राजील क्या होगा, साउथ अमेरिकन काउंटर बैलेंस हो जाएगा अमेरिका का, ठीक है। तो ये चीज इसलिए इन्होंने सपोर्ट किया है। और द टू कंट्रीज अलोंग विद जापान एंड जर्मनी, आपको पता है G4 ग्रुप ऑफ 4 का पार्ट है, जो परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में चाहती है। ये चीजें आपको पता है। लेट मी जस्ट चेक इफ आई एम मिसिंग ऑन एनीथिंग। ऑल राइट, ईरान मस्ट डील डिसाइसिवली विद प्रोटेस्ट प्रेसिडेंट। ऑल राइट, देखिए ईरान में आप प्रोटेस्ट दे सकते हैं, जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था उससे तो ये बहुत आगे चली गई। मतलब अमीनी जी की जो डेथ के बाद जो 22-year-old women जिनके खिलाफ मॉरल पुलिसिंग की गई कि उनका हिजाब प्रॉपर नहीं था, और जो 3 दिन कोमा में रहने के बाद शी पास्ड अवे, उनके बाद हमने जिस तरह की प्रोटेस्ट देखी कि जो लड़कियां हैं वो स्ट्रीट्स पे आके अपने बाल काट रही हैं, हिजाब जला रही हैं अपने, और ये बहुत कुछ हम देख रहे हैं, राइट। तो इसमें बहुत सारे अराउंड 35 पीपल हैव बीन किल्ड इन द वीक लॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशंस। तो इस पे देखिए क्या कहना है ईरान, क्या देखिए क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी से आपको पता है कि अभी मिस्टर मोदी मिले थे, ये बात आपको पता है। तो अभी SCO के समिट पे तो ईरान एक बहुत बड़ा इशू क्यों बन जाता है हमारे लिए। वैसे तो ये जो इशू है ना, इट इज़ अ पैन वर्ल्ड इशू, क्योंकि ये चीज़ सबके लिए एक मुद्दा है। ये सिर्फ और सिर्फ ईरान में ही नहीं देख रहे, इनफैक्ट हम बहुत सारे इंडिया के जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं उनके तरफ से भी बहुत सारा सपोर्ट देख रहे हैं इन प्रोटेस्ट के लिए, राइट। तो ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमें इस इस प्रोटेस्ट के साथ डील करना चाहिए बहुत ही डिसाइसिवली। और ये सब कुछ इन्होंने कहा है यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेसिडेंट ने स्ट्रेस किया है द नेसेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटेस्ट एंड डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी एंड कॉल्ड द इवेंट्स अ रायट। इनका ये कहना है, देखिए कि जो आर्मी ने भी बोला है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि जो एनिमीज हैं, देखिए एक हुई प्रोटेस्ट जो इन्होंने की, ठीक है, अमीनी जी के लिए जो भी प्रोटेस्ट हुई सॉलिडारिटी में, ये सब कुछ हुआ, फिर एक प्रोटेस्ट और हो रही है वहां पे जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स कर रहे हैं, जो इनके खिलाफ कर रहे हैं, राइट। तो ये प्रोटेस्ट चल रही हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट जो है बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि एक होती है प्रोटेस्ट, एक होता है पूरे पब्लिक ऑर्डर को खराब करना। तो हम प्रोटेस्ट और पब्लिक ऑर्डर के बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये जो हो रहा है वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ना कि ये प्रोटेस्ट है महज एक, और इसके खिलाफ है हम बिल्कुल। ये चीज़ इनकी कहनी ये, और इन्होंने रायट डिक्लेयर किया है इसको। अब देखिए ये सब कुछ यहाँ पे इनफैक्ट जो विमेन है वो पब्लिकली अपने हेयर काटते हुए क्या कर रही हैं जो क्राउड्स में, वो इनफैक्ट चाहती हैं जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खमीनी, इनका भी चाहते हैं कि ये इनको अपनी पोस्ट से हटाया जाए, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही कॉन्जर्वेटिव हैं, बहुत ये लोग जितने भी हैं वो एक्सट्रीमली राइट लीनिंग है। अगर आपको इब्राहिम रईसी के बारे में नहीं पता तो इब्राहिम रईसी के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के चार्जेस हैं। इनफैक्ट सो मच सो इन्होंने माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है, कुछ लाखों की तादाद में इन्होंने लोगों को मरवाया है जो इनके ऊपर एलिगेशंस हैं। तो जब ये इलेक्शन इन्होंने जीता था लास्ट ईयर, इट वॉज एक्चुअली kind of concern for many countries. China tells Russia Ukraine not to let war spill over, reasserts Taiwan claim. देखिए चाइना ने क्या कहा है सैटरडे को, चाइना ने कहा है यूनाइटेड नेशंस पे अर्ज किया है रशिया और यूक्रेन को, जी ये जो वॉर चल रहा है ना उसको स्पिल ओवर मत होने दो, कभी पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल जाए, घूमते घूमते नेबर्स भी इम्पैक्ट हो जाए, फिर रीजन इम्पैक्ट होगा, फिर रीजन से वर्ल्ड इम्पैक्ट हो जाए। ऑब्वियसली स्पिल ओवर तो हो ही रहा है। इन द सेंस अगर हम मिलिटरली नहीं देखें तो इसका जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे हो रहा है, एनर्जी राइज हो रहा है, जो पुतिन के थ्रू रिमार्क्स आ रहे हैं कि आप एनर्जी सप्लाई बिल्कुल ही रोक देंगे, बहुत सारी इसका स्पिल ओवर तो ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। तो ये कह रहे हैं इस तरह का स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए और डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन आना चाहिए दोनों की तरफ से। देखिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग याई ने क्या कहा है कि एक फ्रेश वार्निंग को दिया है इन्होंने अपने टॉक्स के थ्रू कि ताइवान के ऊपर जो हम क्या है बिल्कुल अभी भी अडिग हैं कि हमारा स्टैंड वही है जो पहले था कि ताइवान स्ट्रेट पे जिस भी तरह का यूएस अपने वो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, और बीजिंग वुड टेक फोर्सफुल स्टेप्स टू प्रिवेंट एनी आउटसाइड सपोर्ट फॉर आइलैंड्स इंडिपेंडेंस। ये बिल्कुल यूएसए पे ही हिट करते हुए उन्होंने कहा है अगर कोई भी देश आके यहाँ पे ताइवान को दिलासा देता है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको यूएस और कनाडा अपने एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, यूएसएसएस आपको ये सारे एयरक्राफ्ट पता है वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं,
तो अगर आप उनको कह रहे हो कि हम इंडिपेंडेंस में आपके साथ है, तो हम फोर्सफुल स्टेप्स भी ले सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जो इंडिपेंडेंस सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज हैं, with the firmest resolve and take the most forceful steps to oppose external interference, and we must combat these independent separatist activities. All right. Biden terminates Afghanistan's major non-NATO ally tag. देखिए इसमें क्या लिखा है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने क्या बोला है कि हम टर्मिनेट करते हैं आज से जो हमने अफगानिस्तान को एक मेजर नॉन नेटो अलाई का जो टैग दिया हुआ था। एक होता है नेटो मेंबर, एक होता है नॉन नेटो अलाई, ठीक है। तो नॉन नेटो अलाई का जो हमने अभी तक अफगानिस्तान को टैग दिया हुआ था वो हम आज लेते हैं, और ये जस्ट 1 साल बाद आ रहा है जब तालिबान ने कैप्चर कर लिया था काबुल को। ओके, अब 2012 में क्या हुआ था, 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स ने नेम किया था अफगानिस्तान को एक मेजर नॉन नेटो अलाई, MNNA। ओके, तो जिसने ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज के लिए एक पाथ को बिल्कुल खोल दिया था ताकि दोनों कंट्रीज मेंटेन कर सकें एक डिफेंस और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को। ओके, अब ये डेजिग्नेशन बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है मेजर नॉन नेटो अलाई की, बहुत सारे कंसेशंस देती है अफगानिस्तान को, डिफेंस इक्विपमेंट्स पे, सिक्योरिटी रिलेटेड असिस्टेंस पे, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देखिए बेसिकली वो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका ये कहना है कि हम टेररिस्ट स्टेट को सपोर्ट नहीं करते। पहले तो आपने खुद विड्रॉ कर लिए अपने सारे ट्रूप्स, ठीक है, तो ये सब कुछ आपने कर लिया, और 20 साल की वॉर चलाई वहाँ पे, 20 year वॉर, एंड नाउ यू आर डूइंग दिस। वेल दैट्स योर चॉइस, बट मैं आपको एक और चीज़ इससे रिलेटेड बताना चाहूँगी, वो ये है कि पहले तो जो कुछ भी हुआ आप 20 साल में हरा नहीं पाए, जिस एम के साथ आप उधर गए थे वो आप पूरा नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि क्यों अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉयड रहें, हम यहाँ के मेजर इश्यूज पे क्यों ना डील करें। फिर आपने वहाँ के लोगों को टेररिस्ट हैंड्स में छोड़ दिया। फिर उसके बाद आपने जो भी फंड था वो भी फ्रीज कर दिया जो अफगानिस्तान के लिए आपने रिजर्व करके रखते थे, जो हर साल देते थे, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जाता था। तो आप जो भी कर रहे हैं बेसिकली आप इन स्टेप्स के माध्यम से, ठीक है, डिफेंस वाला तो कर्ब करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप टेररिस्ट स्टेट के साथ क्यों उनको डिफेंस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस दोगे या किसी भी तरह का। बट फैक्ट ये है कि बाकी चीज़ें जो आप रोक रहे हो, जो ऑलरेडी देश है जो इतना बड़ा फूड क्राइसिस में चल रहा है, जहाँ के पास लोगों के पास जहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है, आप उनको और दुखद सिचुएशन में मत डालिए। ये एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक और स्टेटमेंट थी जो आई थिंक आई मिस्ड ऑन इट, बहुत ही ब्रीफ स्टेटमेंट है। देखिए इंडिया ने एक और चीज़ कही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है, इंडिया का एक डिप्लोमेटिक वो टैग बन जाता है जो आपको याद रखना है कि इंडिया इज प्रिपेयर टू टेक अप ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी संसार की बन चुकी है उसने ये कहा है कि हम अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और हम लीड कर सकते हैं बड़े बड़े मुद्दों पे। पर बात ये है कि एट द सेम टाइम हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं जो इनजस्टिस ग्लोबल साउथ के द्वारा फेस किया जा रहा है उसको भी डिसाइसिवली एड्रेस किया जाए। ऑलराइट, तो देखिए जहाँ पे भी अगर आप WTO पे देखेंगे, WTO पे भी जो ग्लोबल साउथ है उसका जो जितना भी मुद्दे हैं हम हमेशा रखते हैं। WTO पे भी, G20 में भी हमने हमेशा ग्लोबल साउथ के लिए अपने स्टैंड लिए हैं। देखिए बहुत सारी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है ना वो कभी कभी डर जाती हैं ये सोच के कि इंडिया USA की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडिया रशिया के साथ भी इतना ज़्यादा डील करता है, फिर इंडिया बड़े बड़े बैंक्स में उसका बहुत ज़्यादा अब से है, बड़े बड़े डिप्लोमेटिक लेवल पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अब बन गया है। तो बहुत सारी जो साउथ की कंट्रीज है उन्हें लगता है कभी इंडिया ही ना हमें बुली करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो लेकिन इसको हम हर बार डिनाई करते हैं। हमारा स्टैंड ये है, देखिए हम ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन हमारी ग्रोथ कभी भी किसी के एक्सपेंस पे नहीं आएगी। और जो स्टैंड हमारा ग्लोबल साउथ ने जो इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सही है जो नॉर्थ द्वारा की गई है, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना करना, उनके रिसोर्सेज पे खुद डेवलप करना जो ग्लोबल नॉर्थ आज तक करता है, हम इसके खिलाफ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे जब तक हर एक कंट्री एक पावर पे नहीं आ जाती। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी भी समिट पे अगर ग्लोबल साउथ वर्ड आता है तो आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आप एग्जाम्पल्स के रूप में कोट कर सकें, ठीक है। और इस टर्बुलेंट टाइम में इट इज एसेंशियल कि जो पूरा वर्ल्ड है वो इस दे लिसन टू मोर वॉइसेस ऑफ रीजन, रैशनैलिटी, रीजन, और एक्सपीरियंसेस मोर एक्ट्स ऑफ गुडविल, गुडविल के एक्ट दोनों। देखिए इंडिया का ये कहना है हम रीजन भी है हमारे पास, हम रैशनल भी हैं, और गुडविल हमारे को मतलब
एक बहुत ही जेस्चर ऑफ गुडविल भी दिखाना आता है हर कंट्री के लिए। अगर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव अगर आप देख लें, हमने ब्राज़ील को जब अपना वैक्सीन डोनेट की थी, तो जब वैक्सीन उनको भेजी थी, तो ब्राज़ील ने क्या किया था, ब्राज़ील ने एक जेस्चर रेसिप्रोकेट किया था, जिसमें हनुमान जी थे, वो बेसिकली जब जो संजीवनी बूटी लेके जा रहे होते हैं, उस तरह से उसको डिप्लोमेटिक लेवल पे शेयर किया था कि आपने हमें संजीवनी बूटी भेज के बिल्कुल वही, इट इज़ अ जेस्चर ऑफ गुडविल। तो ये चीज़ें एक एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो।